ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहले देखें ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स, सिंपली फोर्स ऑफ ग्रेविटी को ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है कि जब भी दो मैसेज एक दूसरे पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो एक्सर्ट करते हैं, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। अब यहाँ पे क्योंकि अमूमन हम लोग तो ज़ाहिर है अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में रहते हैं, तो यहाँ हम अर्थ की यहाँ हम अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स को स्टडी करेंगे। तो अर्थ अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी भी दूसरे मैस के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट करती है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। अब सवाल है ग्रेविटेशनल फील्ड किसे कहते हैं। तो देखें, हर मैस की अपनी अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। यहां हम अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की अगर बात करें, तो सपोज करें दिस इज अर्थ, दिस इज अर्थ। अब अर्थ के अराउंड वो तमाम की तमाम स्पेस, अर्थ के अराउंड वो तमाम की तमाम स्पेस की जिस स्पेस के अंदर कोई भी दूसरा मैस अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स को फील कर सके, अर्थ की ग्रेविटी को फील कर सके, वो पूरी की पूरी स्पेस जो है ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाती है। अब ये पूरी की पूरी स्पेस जो है अर्थ के अराउंड, ये दरमियान में अर्थ है और ये पूरी स्पेस जो अर्थ के अराउंड है, इस स्पेस के अंदर जब भी कोई दूसरा मैस एंटर होगा तो वो अर्थ की ग्रेविटी को फील करेगा। That's why this field is called, this space is called gravitational field of earth. This is gravitational field of earth. जैसे आपने चार्ज की ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ी थी 10th क्लास में, इसी तरह ये ग्रेविटेशनल फील्ड होगी अर्थ की। चार्ज की, सॉरी, ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होती चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। चार्ज की जो फील्ड होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और मैस की जो फील्ड होती है वो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। सो दिस इज ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। ठीक हो गया जी, ग्रेविटेशनल फील्ड किसे कहते हैं, क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं कि कोई भी बॉडी है, सपोज करें ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट पे पड़ी हुई है। अब इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी अर्थ की एक्ट करती है वो किस डायरेक्शन में एक्ट करती है, डेफिनेटली इस डायरेक्शन में एक्ट करती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। इसी तरह अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इस पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करेगी किस तरफ एक्ट करेगी, इस तरफ, यकीनी तौर पे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ऐसे यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगी, इस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो हर ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करती है, अर्थ की जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करती है, वो हमेशा होती है अर्थ के सेंटर की तरफ। अब अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को मैं मूव करवाना शुरू कर दूं टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो उस सूरत में अर्थ की ग्रेविटी की वजह से जो वर्क होगा वो किस तरह का वर्क होगा, वो पॉजिटिव वर्क होगा या नेगेटिव वर्क होगा, ये हमने देखना है। अच्छा, आप जरा देखें, कोई भी फोर्स, हर फोर्स वर्क कर सकती है ना, तो जब हर फोर्स वर्क कर सकती है तो इसी तरह ये अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो भी तो एक फोर्स ही है, तो लिहाजा वो भी तो एक वर्क करेगी। और उसी वर्क को हमने यहाँ पे स्टडी करना है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से, अर्थ की ग्रेविटेशननल फोर्स की वजह से जो तो वर्क। अर्थ के सेंटर में ग्रेविटी है, क्या हुआ? अर्थ के सेंटर में ग्रेविटी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अर्थ के सेंटर में ग्रेविटी नहीं है असल में, इस तरह होता, अब ये हायर लेवल की बात है, मैं आपको कैसे समझाऊंगा भी। असल में ऐसे होता है कि जब हम अर्थ की सरफेस से बाहर है ना, सपोज ये अर्थ है, अब ये अर्थ है अगर, तो अर्थ की सरफेस से अगर हम बाहर हैं, इस जगह पे मौजूद हैं, तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी अर्थ की वो मैक्सिमम होगी। लेकिन जैसे जैसे हम दूर जाना शुरू कर देते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि कल ये आपको फार्मूला में बता चुका हूँ, 9th क्लास में आपने पढ़ा भी है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, G(m)(m)r²। अब यहाँ पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम होती चली जाएगी। लेकिन एक बात याद रखें कि ये वाला जो फॉर्मूला है ये हर पॉइंट के लिए नहीं है, बल्कि ये उन पॉइंट्स के लिए जो अर्थ की सरफेस से बाहर लाई करते हैं। ठीक है, दिस इज फॉर पॉइंट्स आउटसाइड द अर्थ। ना सिर्फ अर्थ बल्कि कोई भी मैस है, उस मैस की सरफेस से बाहर लाई करने वाले जो पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के लिए ये फॉर्मूला। लेकिन अगर हम अर्थ के जो है अर्थ के अंदर अगर एंटर हो जाएं, सपोज करें अब मैं इस पॉइंट की बजाय इस पॉइंट पे आ चुका हूं, इस पॉइंट पे आ चुका हूं, तो अब ऐसा नहीं होगा कि हम सेंटर के करीब चलेंगे तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज्यादा हो जाएगी। नो, ये फार्मूला तो यही बता रहा है कि सेंटर के हम करीब चलेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन रियलिटी में जब अर्थ के अंदर हम मूव करना शुरू करते हैं तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम होना शुरू हो जाती है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ ये फार्मूला सिर्फ उन पॉइंट्स के लिए जो अर्थ की सरफेस से बाहर लाई करते हैं। अब यहाँ पे जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से जब हम
अंदर चले गए, यानी अर्थ की बॉडी के अंदर एंटर हो गए, तो अब जैसे जैसे हम अर्थ के सेंटर के करीब आते जाएंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम होती चली जाएगी। अब वो क्यों कम होती है एक अलग बहस है, वो फिर कभी समझा दूंगा। ठीक है, तो बस सिंपली ये याद रखें कि ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ अर्थ की सरफेस से बाहर लाई करने वाले पॉइंट्स के लिए, अंदर लाई करने वाले पॉइंट्स के लिए नहीं है। तो अर्थ की बॉडी में जब हम एंटर होते हैं, सेंटर के करीब जाना शुरू करते हैं, तो अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम होना शुरू हो जाती है। आगे समझ बात की? ओके सर। अच्छा देखें, जो मैं समझा रहा था यहाँ पे, अब अगर कोई भी बॉडी है, अगर कोई भी बॉडी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में अर्थ की तरफ मूव करना शुरू करती है, अब अगर सपोज करें यही वाली बॉडी है, इस जगह पे ये ऑब्जेक्ट पड़ी हुई है, अब इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो आपके सामने है बिल्कुल, किस डायरेक्शन में होगी? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब अगर यही ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी कवर करना शुरू कर दे, अब ये ऑब्जेक्ट अगर इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी कवर करना शुरू कर दे, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, और जो ब्लैक कलर में है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखें फोर्स भी उसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी अगर उसी डायरेक्शन में कवर होने लग जाए, तो इस केस में जो वर्क डन होगा, इस केस में जो फिर वर्क डन होगा वो वर्क डन पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि वर्क का फार्मूला क्या है? वो है एफ डी कॉस थीटा। अब बिल्कुल क्लियर है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट है तो एंगल 0 हो जाएगा, cos 0 1 होता है, तो वर्क किसके इक्वल आ जाएगा? सिंपली एफ डी के इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया? लेकिन अगर ऐसे हो कि फोर्स जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट उसके ऑपोजिट कवर होना शुरू कर दे, इस तरह का जो केस है, अब इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है और फोर्स जो है वो अर्थ के सेंटर की तरफ है, जरा फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ ही होगी ना। तो अब अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएं, तो अब इस केस में क्या होगा? अब इस केस में वर्क जो होगा वो नेगेटिव वर्क हो जाएगा, एफ डी कॉस ऑफ 180 बन जाएगा, और कॉस 180 क्या होता है? -1 होता है, तो ओवरऑल क्या बनेगा? एफ डी। इसका यह मतलब हुआ कि कोई भी बॉडी इस केस के लिए वर्क क्या हो गया? नेगेटिव। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दे, या अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ 0 से 90 के दरमियान एंगल बनाना शुरू कर दे, तो उस सूरत में वर्क जो होगा वो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के ऑपोजिट मूव करना शुरू कर दे, या ऐसी डायरेक्शन में मूव करे कि एंगल जो है 90 से 180 के दरमियान हो, तो उस सूरत में वर्क जो होगा वो नेगेटिव वर्क होगा। ये चीज समझ आ गई है? यस सर। अच्छा जी, अब हम फिर ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करती है अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो हम देखते हैं कि वर्क की अमाउंट क्या होगी। सपोज करें भी ये इनिशियल पॉइंट है ए, ये फाइनल पॉइंट है बी, और ऑब्जेक्ट मूव करती है लाइक दिस, कुछ इस तरह के पाथ में मूव करती है, लाइक दिस। अब इस पाथ में ऑब्जेक्ट मूव कर रही है। अब यहां हम देखेंगे कि ये ए से बी तक का जो पाथ है, ये एक पाथ मैंने आपके सामने ड्रॉ किया। अगर मैं 2 और पाथ्स ड्रॉ कर दूं और उन तीनों पाथ्स के अलोंग वर्क फाइंड करूं, वर्क ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो वर्क है, वो वर्क अगर मैं कैलकुलेट करूं, तो मैं देखूंगा कि डिफरेंट पाथ्स के अलोंग जब मैं वर्क कैलकुलेट करूंगा तो वर्क की अमाउंट सेम आएगी। यानी वर्क जो होगा वो 2 पॉइंट्स के दरमियान वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि पाथ से इंडिपेंडेंट होगा। इसी चीज को मैथमेटिकली अब मैं प्रूव करने वाला हूं। देखिएगा जरा, एक पाथ तो ये आपके सामने ड्रॉ हुआ है, एक और पाथ देख लें कि अगर मैं डायरेक्टली इस तरह से मूव करता हूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और फिर यहां से सीधा ऊपर चला जाता हूं, ये एक पाथ हो गया। ये रेड कलर में जो दिखाई दे रहा है ये एक पाथ, ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है दूसरा पाथ। एक और पाथ मैं आपके सामने यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, देखें वंस अगेन ये एक और पाथ है इस डायरेक्शन में। अब ये तीसरा पाथ ग्रीन कलर में जो है, ठीक है, इनको मैं नाम दे देता हूं। दिस इज, ये रेड कलर वाला जो है दैट इज पाथ नंबर 1, ग्रीन कलर वाला जो है दैट इज पाथ नंबर 2, और जो ब्लैक कलर में है दैट इज पाथ नंबर 3। अब इन तीनों पाथ्स के अलोंग में वर्क फाइंड करने वाला हूं कि मैं अगर ए से बी तक जाता हूं 3 डिफरेंट पाथ्स के अलोंग, तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कितना वर्क करेगी उस ऑब्जेक्ट पे कि जो ऑब्जेक्ट ए से बी के दरमियान मूव कर रही है। तो देखिएगा जरा, पहले मैं लिखता हूं वर्क डन अलोंग पाथ 1, वर्क अलोंग पाथ 1, पाथ 1 के अलोंग वर्क। देखिए जी जरा, अब पाथ 1 के अलोंग जो वर्क होगा वो क्या होगा? अब पाथ 1 जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट है
हॉरिजॉन्टल और दूसरा है वर्टिकल, यानी दो पाथ्स में ये डिवाइडेड है। पाथ नंबर 1 एक हॉरिजॉन्टल पाथ और एक वर्टिकल पाथ। इन दोनों पाथ्स के अलोंग बारी बारी वर्क में फाइंड करूंगा, उन दोनों वर्क्स को ऐड करूंगा तो पाथ 1 के अलोंग वर्क आ जाएगा। ठीक है, मैं ऐसे करता हूं कि इनको मैं नाम दे देता हूं, इन एंड पॉइंट्स को ए बी, इसे सी का नाम दे देता हूं, इसे डी का नाम दे देता हूं। और अब मैं लिखता हूं कि वर्क अलोंग पाथ नंबर 1 विल बी इक्वल टू वर्क फ्रॉम ए टू सी प्लस वर्क फ्रॉम सी टू बी। अब ये दोनों वर्क्स में बारी बारी फाइंड कर रहा हूं। अब देखें वर्क फ्रॉम ए टू सी क्या आएगा, ये जो पूरे का पूरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इस पूरे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को अगर मैं नाम दे दूं डी का, इस पूरे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मैं नाम दे दूं डी का, और जो पूरा वर्टिकल डिस्टेंस है, इस पूरे वर्टिकल डिस्टेंस को मैं नाम दे दूं एच का। अब जरा देखिएगा ये क्या बनेगा। अब ये बनता है वर्क फ्रॉम ए टू सी, तो ए टू सी वाला जो वर्क है उसको क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, एफ डी कॉज ऑफ, जी मुझे बताएं कॉज ऑफ व्हाट, ए से सी की तरफ मैं जा रहा हूं तो कॉज ऑफ व्हाट, अर्थ की ग्रेविटी डाउनवर्ड है। यस 180। नो, देखें अर्थ की ग्रेविटी डाउनवर्ड है, ये मैंने ये लिख भी दिया। 90। 90 होगा ना, डिस्टेंस कवर हो रहा है ए से सी की तरफ और फोर्स ऑफ ग्रेविटी है मुसलसल डाउनवर्ड, तो एंगल 90 बनेगा। तो ये बना कॉज ऑफ 90 प्लस का साइन, ऐसे वर्क फ्रॉम सी टू बी, तो अब क्या लिखा जाएगा, एफ, अब डिस्टेंस कवर हो रहा है एच, एंड कॉज ऑफ व्हाट, यस सी से बी की तरफ जा रहे हैं तो कॉज ऑफ 180। 180, यस। तो अब ओवरऑल वर्क ये क्या बना, ओवरऑल बना cos 90 0 होता है तो ये तो हो गया 0, प्लस का साइन, फोर्स कौन सी होगी, फोर्स जाहिर सी बात है फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, बॉडी का अपना वेट। अब इस बॉडी का वेट क्या है, ये ऑब्जेक्ट जो मूव कर रही है इसका वेट क्या होगा, इसका वेट होगा mg, और आगे h लिखा एज इट इज, और cos 180 की जगह आ गया -1, तो ओवरऑल कितना वर्क बना, ओवरऑल वर्क बना -mgh, यानी पाथ 1 के अलोंग जो वर्क है वो है -mgh। ठीक हो गया। ऐसे अब पाथ 2 के अलोंग हम वर्क देखते हैं कि एक दफा फिर बॉडी मूव कर रही है ए से बी की तरफ, और अब देखते हैं पाथ 2 के अलोंग कितना वर्क होगा। तो वर्क अलोंग पाथ 2, वर्क अलोंग पाथ नंबर 2, तो देखिए जी पाथ नंबर 2 के अलोंग कितना वर्क है। वंस अगेन पाथ 2 के अलोंग वर्क हम कैसे लिखेंगे, ये मैंने लिखा वर्क अलोंग पाथ नंबर 2 दैट इज इक्वल टू वर्क फ्रॉम ए टू डी प्लस वर्क फ्रॉम डी टू बी, वर्क फ्रॉम ए टू डी प्लस वर्क फ्रॉम डी टू बी। अब देखें वंस अगेन ए से डी की तरफ जाते हुए कौन सा डिस्टेंस कवर होगा, वही वर्टिकल डिस्टेंस जो कि हाइट है, तो ये मैंने लिख दिया एफ एच कॉज ऑफ, यस कॉज ऑफ व्हाट, 180। यस 180 बिल्कुल ठीक। और इसी तरह वर्क फ्रॉम डी टू बी, तो क्या लिखेंगे एफ, और अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर हो रहे हैं जिसको हम डी का नाम दे चुके हैं, एफ डी कॉज ऑफ 90 बिल्कुल ठीक है। और अब ये क्या बना, वंस अगेन एफ ऐसे ही लिखा, एच ऐसे ही लिखा, और cos 180 की जगह आ गया -1, जबकि ये cos 90 पूरा 0 हो गया। और वंस अगेन एफ की जगह क्या आ जाएगा, एफ फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, दैट इज वेट ऑफ द बॉडी, तो बनेगा mgh नेगेटिव साइन के साथ। तो देखें पाथ 2 के अलोंग भी सेम वर्क आया। ठीक हो गया। अब हमने वर्क फाइंड करना है अलोंग पाथ 3, ये पाथ 3 जो है। अब पाथ 3 का इशू ये है कि पाथ 3 जो है ये कोई रेगुलर पाथ नहीं है, बल्कि ये कर्व्ड फॉर्म में है। अब कर्व्ड फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे, हम कल इस तरह के एक प्रॉब्लम को हैंडल कर चुके हैं कि जब भी इस तरह का कोई कर्व्ड पाथ आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसको छोटे छोटे पाथ्स में डिवाइड कर लेंगे। इतने छोटे छोटे पाथ्स में डिवाइड कर लेंगे कि हर पाथ जो है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, एक तरीका तो वो है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, डिवाइड दूसरे तरीके में भी हमने छोटे छोटे पाथ्स में ही करने हैं, लेकिन वो उस दूसरे तरीके के मुताबिक हम क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे पाथ्स में नहीं बल्कि छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। स्टेप्स में डिवाइड करने से फायदा क्या होगा, अभी जरा देखिएगा। मैं इसको छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करता हूं। अब ये देखें, अब ये पूरे का पूरा जो पाथ है, ये इतनी कर्व जो बन रही है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे, और फिर मैं स्ट्रेट यहां तक आ गया, फिर ऐसे, और फिर स्ट्रेट यहां तक आ गया। ये स्टेप्स बन रही है। ठीक है,
ऐसे इधर आया और ये स्ट्रेट यहां तक आ गया, और उसके बाद फिर ये और ये, फिर स्ट्रेट आया और यहां से नीचे आ गया, फिर यहां से इधर गया और यहां से ऊपर चला गया, लाइक दिस। इस तरह मैंने इसको छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर लिया। ठीक हो गया। अब जरा गौर से देखिएगा, ये जो स्टेप्स जो मैंने बनाई है, इसमें हॉरिजॉन्टल स्टेप्स भी हैं और वर्टिकल स्टेप्स भी हैं। अब अगर तमाम हॉरिजॉन्टल स्टेप्स को मैं इकट्ठा करता हूं, ये तमाम की तमाम हॉरिजॉन्टल स्टेप्स जो हैं, इन तमाम हॉरिजॉन्टल स्टेप्स के पाथ को मैं जब सम अप करूंगा तो टोटल ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी बन जाएगा। और तमाम की तमाम ये जो वर्टिकल स्टेप्स हैं, ये वाली ये ये, इन तमाम वर्टिकल स्टेप्स को अगर मैं इकट्ठा करता हूं तो टोटल मेरे पास ये वर्टिकल हाइट बन जाएगी। समझ आ गई बात की? यही चीज मैं यहां पे लिख रहा हूं कि जितने भी हॉरिजॉन्टल स्टेप्स हैं, यानी डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 अप टू सो ऑन n स्टेप्स में मैंने डिवाइड किया, तो इन तमाम हॉरिजॉन्टल स्टेप्स को इकट्ठा करूंगा तो दैट विल बी इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस d। और इसी तरह तमाम के तमाम वर्टिकल स्टेप्स को अगर मैं इकट्ठा करता हूं, डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 प्लस डेल्टा y3 अप टू सो ऑन, टोटल n स्टेप्स बने, तो डेल्टा yn, इन सब को जब मैं सम अप करूंगा तो टोटल मेरे पास वर्टिकल डिस्टेंस बन जाएगा, जिसको h का नाम दिया हुआ है। समझ आ गई इतनी बात? हाँ जी। यस सर। अब देखिए तमाम के तमाम वर्टिकल जो स्टेप्स हैं, इन तमाम वर्टिकल स्टेप्स के दौरान मूव करते हुए मुझे बताएं एंगल क्या होगा? 180। यस, नो, हॉरिजॉन्टल स्टेप, सॉरी मैंने वर्टिकल बोल दिए। हॉरिजॉन्टल स्टेप्स यस में सर। डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3, ये जो हॉरिजॉन्टल स्टेप्स हैं, इनके दौरान इनके दौरान एंगल 90 डिग्री होगा। और जब एंगल 90 होगा तो अभी हमने देख लिया कि जब जब एंगल 90 डिग्री बन रहा था तो उस वक्त हमारे पास वर्क 0 आ रहा था। तो इसलिए इन तमाम हॉरिजॉन्टल स्टेप्स के दौरान ये स्टेप, ये स्टेप, ये स्टेप, ये स्टेप, ये, तो तमाम हॉरिजॉन्टल स्टेप्स के दौरान जो हमारे पास टोटल वर्क आएगा दैट विल बी 0। और यही चीज मैं लिख रहा हूं इन पाथ 3, ये इधर ही मुझे लिख देना चाहिए था, इन पाथ 3 या वर्क अलोंग पाथ 3, वर्क अलोंग पाथ नंबर 3, पाथ नंबर 3 के अलोंग वर्क। तो पाथ नंबर 3 के अलोंग जब हम वर्क करेंगे तो मैं लिखता हूं इन पाथ 3 वर्क डन along all horizontal steps is 0। क्यों? since angle is 90 डिग्री। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि पाथ 3 में जो टोटल वर्क होगा दैट विल बी ड्यू टू वर्टिकल स्टेप्स। समझ आ गई है? सो नेट वर्क is due to vertical steps। तो अब ये वर्टिकल स्टेप्स की वजह से जो वर्क है वो सिंपली हम फाइंड कर लेते हैं। वर्टिकल स्टेप्स जो हमें वर्क देंगे वही पाथ 3 के अलोंग हमारा वर्क होगा। ठीक है, ऐसा करें कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। उस साइड से फिर मैं मिटा रहा हूं इसको। यस सर, ले लिया है। ओके, अच्छा जी। अब देखें इन तमाम वर्टिकल स्टेप्स की वजह से जो वर्क है वो अब मैं फाइंड करने वाला हूं। तो मैं लिखूंगा नाउ वर्क अलोंग पाथ 3 विल बी इक्वल टू व्हाट? विल बी इक्वल टू, क्योंकि वर्टिकल स्टेप्स की वजह से तो मैं लिखूंगा, ये मैंने लिखा F फोर्स इनटू व्हाट? इनटू तमाम डिस्टेंसेस, जितने भी डिस्टेंसेस हैं, डेल्टा y1 यानी वर्टिकल डिस्टेंसेस, डेल्टा y1 डेल्टा y2 डेल्टा y3 अप टू सो ऑन, ये तमाम के तमाम डिस्टेंसेस। तो ये मैंने लिखा डेल्टा y1, यहाँ पे डॉट भी डाल देता हूँ, डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 प्लस डेल्टा y3 प्लस अप टू डेल्टा yn, और एंगल कितना बन रहा है? कॉस ऑफ 180, क्योंकि तमाम वर्टिकल स्टेप्स के दौरान वो ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं।
क्योंकि मूवमेंट ए से बी की तरफ है। ठीक हो गया। अच्छा अब ये क्या बनेगा, अब ये बनेगा नाउ एफ ऐसे ही लिखा, डॉट ऐसे ही लगाया, सॉरी यहाँ पे डॉट नहीं ना लगाना था क्योंकि वहां पे cos 180 मैंने लिख दी है। एफ ऐसे ही लिखा। अब ये डेल्टा वाई 1 डेल्टा वाई 2 डेल्टा वाई 3 अप टू डेल्टा वाई एन, जे मैं शुरू में ही बता चुका हूँ ये किसके इक्वल होगा, ये टोटल वर्टिकल डिस्टेंस एच के इक्वल होगा। सो ये मैंने लिखा एफ इंटू एच, और cos 180 किसके इक्वल होता है, वो होता है -1 के इक्वल। अब एफ जो है वंस अगेन ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि बॉडी का अपना वेट होता है mg, एच ऐसे ही माइनस का साइन ऐसे ही, तो ये आ गया वर्क अलोंग पाथ नंबर 3। तो देख लें तीनों पाथ्स के अलोंग सेम वर्क है। समझ आ गई बात की। यस सर। अब जरा देखें इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम थे, हमने यहाँ पे यही प्रूव किया कि जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होंगे और हम डिफरेंट पाथ्स को फॉलो करना शुरू कर देंगे तो उन डिफरेंट पाथ्स के अलोंग वर्क सेम आएगा। अगर पॉइंट फिक्स्ड हैं, इनिशियल और फाइनल पॉइंट फिक्स्ड कर दिए गए हैं, तो फिर पाथ चेंज करने से वर्क की अमाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वर्क हमेशा सेम अमाउंट में आएगा इन अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। अब इस तरह की जो फील्ड होती है, अब जरा गौर से सुनिएगा, इस तरह की जो फील्ड होती है कि जिसमें वर्क डन जो है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इस तरह की फील्ड को कहा जाता है कंजर्वेटिव फील्ड। समझ आ गई है? मैं रिपीट कर रहा हूं, इस तरह की जो फील्ड होती है कि जिसमें वर्क डन सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करे, पाथ पे डिपेंड ना करे, ऐसी फील्ड को कहा जाता है कंजर्वेटिव फील्ड। अब हमने यहां पे प्रूव कर दिया कि अर्थ की फील्ड में वर्क डन जो है वो वाकई सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। प्रूव कर दिया ना हमने, 3 डिफरेंट पाथ्स के अलोंग सेम वर्क आए। तो जब हमने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में भी वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, सो हमने प्रूव कर दिया कि अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड। समझ आ गई बात की? यही चीज अब मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। a field in which work done depends upon initial and final points only, initial and final points only, and does not depend upon path, and does not depends upon path followed, then such field is called conservative field. Then such field is called conservative field. तो इस तरह की फील्ड को फिर कंजर्वेटिव फील्ड कहा जाता है। तो इसका मतलब है कि अर्थ की जो फील्ड है वो कंजर्वेटिव फील्ड है। सो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड। अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड। अब आप लोग कोई एग्जांपल मुझे दे सकती हैं अर्थ के अलावा किसी और कंजर्वेटिव फील्ड की? इलेक्ट्रिक फोर्स। यस बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो भी कंजर्वेटिव फील्ड होती है, उसमें भी वर्क डन जो है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक हो गया। अच्छा अब नॉन कंजर्वेटिव फील्ड की कोई एग्जांपल? टेंशन। नॉन कंजर्वेटिव की एग्जांपल है फ्रिक्शनल फील्ड। फ्रिक्शनल फील्ड जो है वो नॉन कंजर्वेटिव है। देखें किस तरह, सपोज करें अगर मैं इस पाथ से मूव करता हूं, ये जो पाथ है ये पाथ नंबर 3 जो है, इस पाथ नंबर 3 की लेंथ थोड़ी देर के लिए सपोज करें कि पाथ नंबर 3 की लेंथ जो है वो पाथ नंबर 1 से ज्यादा है। तो जब पाथ नंबर 3 की लेंथ ज्यादा है तो इस पे मूव करते हुए ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगी। तो जब ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगी तो फिर वर्क के फार्मूला के मुताबिक वर्क क्या है, एफ डी कॉस थीटा। तो वर्क के फार्मूला के मुताबिक ये एफ जो है ये फ्रिक्शनल फोर्स होगी ना,
और जब फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगी तो डेफिनेटली फिर वहां पे वर्क ज्यादा होगा। तो जिस पाथ के अलोंग फोर्स ज्यादा होगी, जिस पाथ के अलोंग फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा हो जाएगी, उस पाथ के अलोंग फिर वर्क भी ज्यादा हो जाएगा। तो यहां से हमने देख लिया कि फ्रिक्शनल फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड नहीं है, बल्कि वो डिपेंड करती है पाथ फॉलोड पे। अगर पाथ ज्यादा होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा हो जाएगी, पाथ कम होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स कम होगी। समझ आ गई बात की? यस सर। सर आपसे एक क्वेश्चन है, देखिए सर, जब हमने पढ़ा कि वर्क डन कब पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के परपेंडिकुलर हो तो तब सर वर्क डन 0 होगा। यस। क्यों 0 होगा इसका जवाब मैं कल दे चुका हूं ना, काफी डिटेल से समझाया था। क्योंकि जब वर्क डन जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो उस वक्त उस फोर्स की वजह से तो डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं ना हो रहा होगा। ये देखें ना, अब अगर ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा होगा वो इस फोर्स की वजह से नहीं कवर हो रहा होगा, बल्कि किसी और फोर्स की वजह से हो रहा होगा। इसलिए इस फोर्स की वजह से फिर वर्क 0 हो जाएगा। आई समझ बात की? यस सर। अच्छा, इस तरह करें, इसका लेने स्क्रीनशॉट। अभी मजीद ये टॉपिक चल रहा है। अब एक और चीज भी है, कंजर्वेटिव फील्ड की एक डेफिनेशन तो आपके सामने मैंने लिख दी कि वर्क डन जो है वो पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करता। कंजर्वेटिव फील्ड की एक दूसरी डेफिनेशन भी है, और वो डेफिनेशन ये है कि वर्क डन अलोंग द क्लोज्ड पाथ इज 0। अब यहां पे हमने प्रूव किया ना कि ये फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है। तो जब यहाँ पे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को हमने कंजर्वेटिव फील्ड प्रूव किया इस एक्सपेरिमेंट के जरिए, अब इसी एक्सपेरिमेंट के जरिए हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि ये पूरा क्लोज्ड पाथ जो बनेगा, यानी मैं ए से स्टार्ट करूं और पूरा ये चक्कर लगा के दोबारा ए पे ही आके रुक जाऊं, तो ये जो टोटल वर्क डन होगा दैट विल बी दैट विल बी 0। ठीक है, तो यहां से ये भी आता है कि कंजर्वेटिव फील्ड जो है, कंजर्वेटिव फील्ड की एक डेफिनेशन तो ये होगी कि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। दूसरी डेफिनेशन ये भी है कि वर्क डन इज 0 अलोंग द क्लोज्ड पाथ। ये भी मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं, या उस साइड से मैं मिटा रहा हूं फिर। देखें जी, अब मैं ए से स्टार्ट करता हूं और ए पे ही लाके एंड कर देता हूं, और मैं देखता हूं कि वर्क डन क्या आएगा। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू ए, फ्रॉम ए टू ए, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं जाऊंगा ए टू सी, फिर मैं जाऊंगा सी टू बी, फिर मैं जाऊंगा बी टू डी, और फिर मैं आखिर में आ जाऊंगा डी से ए की तरफ वापस। अब अगर गौर से देखें तो ये पहले वाले दोनों जो हैं, यानी वर्क डन फ्रॉम ए टू सी और सी टू बी, ये दोनों मिलके बना रहे हैं पाथ नंबर 1, और ये दूसरे दोनों जो हैं ये मिलके बना रहे हैं पाथ नंबर 2। और पाथ 1 और पाथ 2 के अलोंग वर्क हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, लिहाजा फिर मैं कैलकुलेशन नहीं करने वाला। अलबत्ता पेपर में अगर आपको आता है कि प्रूव करें कि वर्क डन अलोंग द क्लोज्ड पाथ इज 0, तो आपने ये भी प्रूव करना है फ्रॉम फॉर पाथ 1, फिर ये प्रूव करना है फॉर पाथ 2, और फिर उसके बाद इनको ऐड कर देना है। ठीक है, तो और इसमें भी थोड़ी सी चेंज आएगी, बल्कि अभी देखिएगा जरा पाथ 1 के अलोंग कितना वर्क है। अब पाथ 1 क्या है, ए टू सी सी टू बी, यहाँ पे हमने यही तो किया था, ए टू सी एंड सी टू बी। तो क्या आया था, वो आया था हमारे पास MGH, वो हमारे पास आया था MGH। देखें जी, पाथ 1 के अलोंग आ जाएगा MGH, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। अच्छा, अब फ्रॉम फॉर पाथ नंबर 2 देखिए, पाथ नंबर 2 में है BDDA, यहां क्या था, यहां था ADDB, उल्टा हो गया ना, दोनों ही उल्टे हो गए, ADDB। तो जब उल्टे हो गए तो यहां पे अगर -MGH आया था, तो अब इस दफा क्या आएगा, इस दफा आ जाएगा MGH, यानी साइन इन्वर्ट हो जाएगा। वजह उसकी क्या है, वजह मैं बता देता हूं आपको। देखें बी से डी की तरफ जाते हुए वंस अगेन एंगल 90 डिग्री बनेगा, तो सेम केस, ये तो हो जाएगा 0। लेकिन डी से ए की तरफ आते हुए अब क्या होगा, अब देखें फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी डाउनवर्ड है, और डी से ए आते हुए डिस्टेंस भी आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही कवर कर रहे हैं। तो जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी डाउनवर्ड, डिस्टेंस भी डाउनवर्ड, तो अब एंगल बनेगा 0 डिग्री। तो जब एंगल 0 डिग्री बनेगा तो यहाँ पे अब 180 नहीं आएगा, बल्कि 0 आएगा। और जब 0 आएगा तो cos 0 1 होता है, -1 नहीं होता, इसलिए अब ये ओवरऑल प्लस MGH बनेगा, जो कि डायरेक्टली मैंने ये लिख दिया। आगे समझ बात की?
यस सर। तो देख लें, वर्क डन क्लोज पाथ के लिए 0 आ गया, यानी ए से स्टार्ट किया और ए पे लाके हमने खत्म किया, तो क्लोज पाथ के लिए वर्क डन 0 आ गया। तो यहां से कंजर्वेटिव फील्ड की दूसरी डेफिनेशन भी हमने प्रूव कर दी कि कंजर्वेटिव फील्ड ऐसी फील्ड को कहा जाता है कि जिस फील्ड में वर्क डन अलोंग द क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज 0। ये चीज भी यहां पे मैं लिख देता हूं, अ फील्ड इज कंजर्वेटिव, a field is conservative if work done along closed path is 0। क्या दो डेफिनेशन होगी कंजर्वेटिव फील्ड की जी, कोई मसला आप इसमें? नो सर, सब क्लियर है। ओके अच्छा जी, नेक्स्ट हम आते हैं फिर। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर का, इसको भी आज ही खत्म कर लेते हैं, पावर एंड वेलोसिटी, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, इतना ज्यादा टाइम नहीं लेगा। इसका स्क्रीनशॉट लेने जल्दी से, अगर लेना है तो मैं मिटा रहा हूँ फिर। सर ले लिया। ओके अच्छा जी, देखिए नेक्स्ट है पावर। पावर की वही डेफिनेशन जो अपने 9th क्लास में पढ़ी भी थी, पावर इज रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ डूइंग वर्क, सॉरी, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, या मैथमेटिकली इसको कैसे लिखा जाएगा, वर्क पर यूनिट टाइम। कि अगर मैं दो बॉडीज को कंपेयर करता हूं, दो बॉडीज जो वर्क कर रही हैं, उन दोनों को अगर कंपेयर करता हूं, दोनों को सेम टाइम देता हूं, तो जब दोनों को सेम टाइम दिया, तो अब जो सेम टाइम में ज्यादा वर्क करेगी उसकी पावर ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि पावर जो है वर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब अगर दोनों को मैंने सेम टाइम दिया, टाइम मैंने दोनों का फिक्स कर दिया, तो जब दोनों का टाइम फिक्स कर दिया, तो अब पावर जो है वर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। अब जो ज्यादा वर्क करेगा उसी की पावर ज्यादा होगी। ठीक हो गया? और इसी तरह अगर मैं दोनों का वर्क सेम कर देता हूं, उन दोनों को रिस्ट्रिक्ट कर देता हूं कि आपने 10 जूल्स का वर्क करना है, तो जब दोनों को मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि 10 जूल्स का वर्क करना है, तो अब पावर जो है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो अब जो ज्यादा टाइम लेगा उसकी पावर कम हो जाएगी, जो कम टाइम लेगा उसकी पावर ज्यादा हो जाएगी। समझ आ गई बात की? यस एग्जाम्पल सर। देख लें, एग्जाम्पल देख लें चलें। अगर मैंने दो बॉडीज को सेम टाइम दिया 10 सेकेंड्स का, ठीक है, और एक जो है वो वर्क कर रही है उन 10 सेकेंड्स में 20 जूल्स का, और दूसरी बॉडी वर्क कर रही है 30 जूल्स का, तो अब डेफिनेटली पावर किसकी ज्यादा होगी? अब P1 क्या आएगा? P1 आएगा W1/T, जो कि क्या बन जाएगा? 2 वॉट्स। पावर का यूनिट वॉट होता है। और इसी तरह P2 क्या आएगा? P2 आ जाएगा W3/T, तो वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 3 वॉट्स। तो अब दोनों को सेम टाइम दिया गया, लेकिन सेम टाइम में सेकंड बॉडी जो है उसने ज्यादा वर्क किया, इसलिए उसकी पावर ज्यादा है। ठीक हो गया? ऐसे ही अगर मैं दोनों का वर्क अब अगर फिक्स कर दूं, अब दोनों का वर्क फिक्स कर दूं, मैं उन दोनों से कहूं कि आपने 40 जूल्स का वर्क करना है, अब वर्क फिक्स कर दिया, तो अब पावर किसकी ज्यादा होगी? पावर अब उसकी ज्यादा होगी जो कम टाइम लेगी। सो ये मैंने लिखा W1/T1, और P2 जो है वो क्या होगा? W/T2। अब मैं कहता हूं कि एक ने सपोज करें 5 सेकेंड्स लिए और दूसरी ने 8 सेकेंड्स लिए, लें जी, तो अब किसकी पावर ज्यादा होगी? अब डेफिनेटली P1 क्या आएगा? P1 हमारे पास आ जाएगा 8 और P2 हमारे पास आ जाएगा 5। अब फर्स्ट बॉडी की पावर ज्यादा है। समझ आ गई बात की? यस सर। अच्छा, अब मैं ऐसे करता हूं कि अब टाइम भी दोनों का फिक्स नहीं कर रहा और दोनों का वर्क भी फिक्स नहीं कर रहा। अब इस केस में क्या होगा? अब डायरेक्टली हम नहीं कह सकते, अब कैलकुलेट ही करना पड़ेगा हमें। मैं कह देता हूं कि एक बॉडी है, वो वर्क कर रही है, सपोज करें 30 जूल्स का, कितने टाइम में? 3 सेकेंड्स में। जबकि एक दूसरी बॉडी है, वो वर्क कर रही है 40 जूल्स का, कितने टाइम में?
5 सेकेंड्स में। अब किसकी पावर ज्यादा होगी? तो अब डायरेक्टली नहीं बताया जा सकता, ये नहीं कि वो 40 जूल का कर रही है तो उसकी पावर ज्यादा, नहीं, अब कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे पावर कितनी आएगी P1, तो यहाँ पे आ जाएगी 10 जूल्स, और यहाँ कितनी आएगी, यहाँ आ जाएगी 8 जूल्स, सॉरी वॉट्स, यहाँ आ जाएगी 8 वॉट्स। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट बॉडी की पावर अब इस केस में ज्यादा है। ठीक हो गया जी, कोई मसला अब इसमें? नो सर। अच्छा, नो अब सर, क्लियर है। नेक्स्ट देखें, पावर और वेलोसिटी को हमने रिलेट करना है। पावर एंड वेलोसिटी, पावर एंड वेलोसिटी। अच्छा, अब जरा देखिएगा, पावर और वेलोसिटी का हमने रिलेट करना है। तो अभी हमने देखा कि पावर का जो फॉर्मूला है वो क्या है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। क्या हम उस वर्क को ऐसे लिख सकते हैं, F इंटू डी डिवाइडेड बाई टी एज इट इज। इससे अगले स्टेप में F ऐसे ही लिखा और डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, तो बना F डॉट वी। ठीक हो गया, तो ये पावर का दूसरा फार्मूला भी आ गया। अब यहां से देख लें, पावर का यूनिट तो जूल होता है ना। अब अगर मैं यहां से देखता हूं वर्क डन पर यूनिट टाइम से, तो यहाँ पे देखें 1 वॉट किसके इक्वल होगा, ये होता है जूल्स, ये होता है सेकंड, तो यहां से आता है जूल पर सेकंड। और यहां से अगर मैं 1 वॉट को देखता हूं तो अब किसके इक्वल आएगा, ये होता है न्यूटन, ये होता है मीटर पर सेकंड, तो न्यूटन मीटर पर सेकंड। लेकिन इन दोनों को इक्वेट किया जा सकता है, क्यों, देख लें, यहीं से मैं आपको इक्वेट करके दिखा देता हूँ, दोनों को कोई मुश्किल काम नहीं है। यहीं से अगर मैं इसको मजीद आगे चलाता हूँ तो न्यूटन मीटर मैंने ऐसे ही लिखा, पर सेकंड को नीचे शिफ्ट किया, और अब न्यूटन मीटर क्या होता है, जूल, तो जूल पर सेकंड, सेम है बिल्कुल, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक हो गया? यस सर।